वेलकम दोस्तों। आओ इतिहास पढ़ो के एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के एक बहुत ही जटिल और बहुत ही आवश्यक विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। विषय क्या है? 1937 में प्रांतीय सरकारों का चुनाव और 1939 में कांग्रेस सरकारों का त्याग पत्र। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में बना और 1935 के इस अधिनियम में तय था कि 1937 में भारत के प्रांतों का असेंबली इलेक्शन कराया जाएगा और जो पार्टियां जीत कर आएगी वे सरकार बनाएगी, भारतीय लोगों को जिम्मेवारी दी जाएगी। लेकिन यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप इसमें देख सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में कहें तो कहा कि 1935 में भारत सरकार अधिनियम बनेगा, 11 प्रांतों में चुनाव भी हो गए। चलिए, यह कालखंड भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण कालखंड है। इस माहौल को समझना जरूरी है। माहौल क्या है कि अनेकों प्रकार के तनाव हैं। अब तनाव कौन से हैं? नई राजनीति का सृजन हो रहा है और यह भारत के भावी भविष्य को किसी न किसी रूप में प्रभावित करने वाला है। तो यहाँ हम लोग कुछ तनावों को, कुछ बिंदुओं की चर्चा करें तो कहता है क्या कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच, कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच का तनाव, ब्रिटिश सरकार तो स्वाभाविक है ना कि हम ब्रिटिश सरकार से अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने अधिकारों के लिए उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे, उससे लड़ रहे थे, तो तनाव होना तो स्वाभाविक है। लेकिन इस तनाव के कुछ खास बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू से ही भारतीयों की मांग क्या थी? भारतीय लोग चाहते थे कि भाई शासन की जो पद्धति है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाए, भारतीयों की सहभागिता हो, भारतीयों को अधिकार मिले। तो सबसे पहला तनाव तो स्वराज और भारतीय राजनीति में भारतीयों की भागीदारी को लेकर थी। तो पहला तनाव अगर हम कहें इस तनाव के बारे में, तो सबसे पहला तनाव हमारा क्या था कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वराज और भारतीय लोगों की चाहिए। तो इसके लिए तो हम शुरू से ही स्वराज प्राप्ति के लिए भारतीय लोगों को राजनीति में उनकी भागीदारी हो, उनकी भी भूमिका हो, इसके लिए काम कर रहे थे। अब कुछ तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो 1914 और 16 के बीच बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट चलाया। होम रूल मूवमेंट क्या था? हम साम्राज्य के अंदर ही रहकर भारतीय लोगों के शासन को चलाने का अधिकार दिया जाए, जैसा कि ब्रिटिश शासन के अन्य साम्राज्य के हिस्सों में दिए गए थे। तो कुल मिलाकर यह स्वराज के समान ही था। इन लोगों ने काफी प्रयास किए। प्रयास तो यहां तक किया कि ब्रिटिश संसद में प्राइवेट मेंबर बिल विपक्षी सांसदों की मदद से इन्होंने पास कराया। ब्रिटिश सरकार ने किया क्या? रिजेक्ट, कहा कि नहीं होगा। चलिए मान लेते हैं। 1920-22 में हमने क्या किया? असहयोग आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ही था हमें स्वराज चाहिए। लेकिन हुआ क्या? ब्रिटिश सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। अब 1928 में जब 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया था, उस समय हम लोगों ने जब स्वराज पर बल दिया तो इन्होंने कहा कि भाई भारत के लोग राजनीतिक रूप से मैच्योर नहीं है,
वो शासन नहीं चला सकते। वो अपने लिए अगर कोई सर्व स्वीकार्य संविधान का प्रारूप दें तो हम इसे मान लेंगे, प्रॉमिस भी कर दिया। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। अब नेहरू रिपोर्ट ने मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में बनी, इसमें कई मेंबर थे, 8 मेंबर थे। तो रिपोर्ट आया तो उसमें हमने स्वराज की बात की, उसे भी ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। तो हमें ब्रिटिश सरकार स्वराज या शासन में हिस्सेदारी या हमारी भागीदारी देने के मामले को हमेशा रिजेक्ट करती है। अब जब इसका रिजेक्ट होते रहा तो क्या हुआ कि तो तनाव तो बढ़ेगा ना, कि हमारी कोई आकांक्षा है, हमारी कोई इच्छा है, हमारी कोई मांग है, हम बार बार अलग अलग तरीके से, जोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से उठाते हैं, आप और उसको बार बार रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के बीच यह तनाव का पहला कारण था। अब दूसरे की बात करें कि ब्रिटिश सरकार शुरू से संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रही थी और उसके हाथ में एक टूल मिल गया था। क्या भाई, भारत में क्या है कि संप्रदायवाद है, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, एक का पक्ष लो, दूसरे को भड़काओ। तो ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा था, 1858 से ही चल रहा था। खैर उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन हुआ क्या भाई कि आपने 1909 में क्या किया कि पृथक निर्वाचन लाया। तमाम विरोधों के बाद भी 1919 में फिर उसे जारी रखा, चलिए वो भी कर दिया। अब आते हैं 1932 में, तो 1932 में भी आपने कम्युनल अवार्ड लागू कर दिया। इसके विरोध के बावजूद भी आपने क्या किया कि 1935 के अधिनियम में इसे जारी रखा। इतना ही नहीं, 1905 में संप्रदायवाद के नाम पर ही बंग हुआ था। तो ये जो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की नीति थी अंग्रेजों की, ये इसके कारण दोनों में तनाव होना तो बिल्कुल लाजमी था। अब हम आते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की बात करें कि आपने क्या किया, रिप्रेस किया, हमको क्या किया, रिप्रेस किया। हमको आपने कुचलने का प्रयास किया, रिप्रेस किया। तो आप शुरू से ही हमारे लोगों को जेलों में बंद करते रहे, हमारे लोगों पर लाठियां चलाते रहे, हमारे लोगों पर गोलियां चलाती रही। यही नहीं, नीतियों की थी। 1909 में क्या किया, 1919 में क्या किया आपने, रॉलेट एक्ट कर दिया। विरोध हुआ, आपने क्या किया, जलियांवाला बाग का हत्याकांड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1929 में आके आपने नमक कानून लगा दिया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच तनाव की स्थिति है और इस तनाव को देखते हुए भारत की राजनीति प्रभावित भी हो रही है। तो इस माहौल ऐसा था। अब हम आगे देखें तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी तनाव था। ये कौन सा तनाव था भाई, मुस्लिम लीग और कांग्रेस। कांग्रेस के बीच का तनाव, कांग्रेस के बीच तनाव, ये तनाव भी ये तो सबसे घातक तनाव था। अब मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक नीतियां थी। ये क्या कर रहे थे, अपने लिए इसी समय ऑटोनोमस स्टेट बनाने की बात कर रहे थे और एक तरह से हम कहें कि पाकिस्तान की कल्पना और पाकिस्तान की तैयारियां कर रहे थे। तो एक तरफ कांग्रेस का क्या है, मुस्लिम लीग के साथ तनाव है, दूसरी तरफ क्या है, ब्रिटिश सरकार के साथ तनाव है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग और ब्रिटिश सरकार के बीच भी तनाव नहीं थे। इसी बीच 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बीच क्या करते हैं कि हम चुनाव कराते हैं और इसमें चुनाव में क्या होता है कि मुस्लिम लीग भी शुरू में इसका समर्थन नहीं करती है, लेकिन कांग्रेस ने यह सोचा कि इस भारत सरकार अधिनियम 1935 का हम विरोध करेंगे और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम चुनाव का बहिष्कार करें।
जैसे ही यह बात मुस्लिम लीग के लोगों तक पहुंची, उन लोगों ने इसे क्या किया, एक अवसर के रूप में देखा। चलो, अगर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ती है और मुस्लिम लीग उसके बाद, कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, अगर चुनाव हम लड़ते हैं तो क्या होगा कि हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी और हम अपने आकांक्षाओं के अनुसार संप्रदायवाद को बढ़ावा देंगे, हम पाकिस्तान के रचना की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट क्या किया, मुस्लिम लीग ने तय कर दिया कि हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, हम चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब कांग्रेस के लिए भी यह चिंताजनक बात थी। अब कांग्रेस देख रही है कि अगर मुस्लिम लीग चुनाव लड़ती है और कांग्रेस नहीं लड़ती है तो होगा क्या, होगा ये कि मुस्लिम लीग अधिक प्रभावशाली पार्टी बन जाएगी। और मुस्लिम लीग प्रभावशाली पार्टी बने कोई बात नहीं है, लेकिन वह करेगी क्या, उसकी नीतियां क्या है, वह हिंदू मुसलमानों के खाई को बढ़ावा देंगे। और बढ़ावा क्या देंगे, बल्कि आप पाकिस्तान के रचना को और मजबूत तरीके से उठाने का प्रयास करेंगे। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस भी यहाँ कहती है कि नहीं भाई, चलिए हम भी इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। अब कांग्रेस पार्टी भी चुनाव में हिस्सा ले रही। तो दोस्तों, हम लोग जब चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यही दो पार्टियां थी भारत में, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों की पार्टी थी, हिंदू महासभा थी, इंडिपेंडेंट मुसलमानों की पार्टी थी, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी थी, तो कई पार्टी, लेकिन इन पार्टियों का प्रभाव इन दोनों पार्टियों की तुलना में कम था। मुसलमानों की कई सारी पार्टियां तो क्षत्रिय पार्टियां थी। चलिए, अब क्या होता है कि चुनाव हो जाता है। तो चुनाव में क्या हुआ कि 11 प्रांतों का जो चुनाव हुआ, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ। अब 11 प्रांतों के चुनाव में 5 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, स्पष्ट। चलिए भाई, अब 5 प्रांतों में तो इनको स्पष्ट बहु, और प्रांतों में भी कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस था, कांग्रेस की जो उपलब्धि थी, चुनावी उपलब्धि थी, वह काफी मजबूत थी। और चुनाव कैसे हुआ था ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन तो था ही, मुसलमानों के लिए जो सीटें थी वो तो थी। तो हुआ क्या कि लेकिन अपने परफॉर्मेंस के बल पर क्या हुआ कि 8 प्रांतों में कांग्रेस सरकार बनी। ये 5 प्रांत, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चेन्नई, ये प्रांत थे। और तो इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में क्या हुआ कि मुसलमानों के लिए आरक्षित सीट पर भी मुस्लिम लीग को झटका लगा। अब इसका मायने समझना जरूरी है कि जो भाई मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित सीट थे, वहां भी मुस्लिम लीग नहीं जीत पाई। वहां भी जो क्षेत्रीय मुसलमानों की पार्टियां थी उनको सीटें मिली। तो नतीजा क्या हुआ कि मुस्लिम लीग जो एक क्लेम करती थी, उनका क्लेम क्या था कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की पार्टी है, वही इसके राजनीतिक हितों को तय करने वाली है, उसको आगे ले जाने वाली है, कोई दूसरी पार्टी नहीं। जो दूसरी पार्टी है वो कांग्रेस है, तो वो क्या है, मुस्लिम विरोधी है, ऐसा उनका मानना था। तो ऐसे नतीजे में क्या होता है कि इनका जो एडवोकेसी था, इनका जो क्लेम था कि मुस्लिमों के हितैषी एकमात्र मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ही है, तो इस बात को धक्का लगा। कई प्रांतों में क्या हुआ कि मुसलमानों के क्षेत्रीय पार्टी को अच्छी सफलता मिली, बहुमत तो नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये अब क्या होता है कि इनको जो ये मुस्लिम लीग को जो धक्का लगता है,
तो ये क्या करता है कि मुसलमानों के कान खड़े कर देता है। मुसलमानों के कान क्या खड़े कर देता है? जिन्ना पहले से अधिक सक्रिय हो जाते हैं और वो किसी भी कीमत पर सांप्रदायिक नीतियों को आगे बढ़ाने पूरे देश का दौरा करता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब, और पूरे देश का दौरा करते हैं। ये सारी घटनाएं क्या है कि चुनाव के परिणाम, क्षेत्रीय पार्टियों का उदय, कांग्रेस का एक तरह से कहें स्वीप, कांग्रेस एक तरह से स्वीप कर गई इस चुनाव में। ये सारे चीज मिलकर क्या करते हैं, ये घटनाएं भारत के विभाजन की ओर ले जाती है। एक तरफ कांग्रेस मजबूत होती है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग एक्टिव हो जाती है। मुस्लिम लीग अपने सांप्रदायिक नीतियों को लेकर आगे चलती है। तो कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा देने वाली माहौल को बुनने में ये बड़ी मदद करती है। अब क्या हम देखते हैं कि चलिए भाई, हो गए चुनाव, तो हो गए, परिणाम तो आ गए, कांग्रेस सरकारें चलने लगी। जहां मुस्लिम लीगों की एक आध स्टेट में सरकारें बनी, वहां ये लोग अपने नीतियों पर आगे बढ़ चले, दंगे कराने लगे। और क्या होता है कि 1939 ईस्वी में एक विश्व परिदृश्य बनता है। ये विश्व परिदृश्य क्या है कि 1939 में विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो जाता है। अब ये तो एक वैश्विक घटना है और इसमें लड़ने वाले देशों में ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण देश था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका एक तरफ थे, तो और उधर हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी, मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली और जापान का सैन्य शासन, ये तीनों एक तरफ में हैं। और भी देश थे लेकिन मुख्य इन तीनों को ही हम गिनते हैं। बाद में तो अंग्रेजों को, अब दुनिया के तमाम देश ये अंग्रेजों पर दबाव डाल रहे थे, जो मित्र राष्ट्र थे, जो अंग्रेज और इंग्लैंड और फ्रांस के समर्थन में थे, कि भाई तुम्हारे पास तो भारत जैसी कॉलोनी है, जैसी भारत जैसी कॉलोनी है तो सेना की कमी नहीं होनी चाहिए, तुम वहां से सैनिकों की बहाली करो। चलिए, वहां रॉ मटेरियल बहुत है, खनिज संपदा बहुत है, वहां से हम युद्ध में काम आने वाले खनिज संपदाओं का उत्पादन बढ़ाएं और उसका उपयोग हम युद्ध में कर सकें। तो नतीजा क्या होता है, वहां मजदूर बड़े सस्ते हैं, वो तो कम दामों में हमको खनिज संपदाएं और युद्ध के लिए जो भी आवश्यक वस्तु होती है वो मिल सकते हैं। तो अंग्रेजों ने भी सोचा कि चलो भाई, और यूरोप में और दुनिया में क्या चल रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध दोनों पक्षों के लिए जीतना जरूरी था। ये उनके लिए जीत और हार, सामान्य जीत हार की बात नहीं थी, यह उनके लिए एग्जिस्टेंस का सवाल था। जो पक्ष पराजित होता है उसका तो खात्मा ही हो जाना था, ऐसा लोग मानते थे। तो नतीजा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि भारत को भी युद्ध में शामिल देश घोषित कर देते हैं। अब ये क्या कर देते हैं कि कहते हैं कि नहीं भाई, भारत भी इस युद्ध में शामिल है। भारत को देश घोषित कर देते हैं। अब घोषित करने में क्या है भाई, शासन तो आप ही का है और ऐसी घोषणाएं तो सरकार की तरफ से ही होनी है, तो भाई घोषित कर लेना है। तो घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस को इस बात से भारी आपत्ति है कि भाई भारत का किसी भी अन्य देश से कोई शत्रुता नहीं, इसका किसी भी देश से, यूरोप के देश हो या दुनिया के कोई भी देश हो, किसी के साथ कोई भी बात नहीं। तो भारत इस युद्ध में युद्धरत क्यों घोषित हो, और युद्धरत घोषित होके हम अपने जवानों के जान की जोखिम आपके लिए क्यों लें? सवाल है। आपने तो किया कि वही था कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों से मदद ली और उस समय तो प्रॉमिस किया था कि भाई युद्ध के बाद हम क्या करेंगे, भारतीयों को स्वराज दे देंगे। लेकिन बाद में आप क्या करते हैं, फ्लैक्सिबिलिटी नहीं करते कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ये भारत के लिए नहीं था, ये दुनिया के अन्य स्वतंत्र देशों के लिए था, तो आपने दिया नहीं, अब आप फिर से वही चाहते हो। चलिए, ये बात भी हो गई।
अगर आपको भारत को जुदरत देश घोषित करना भी था तो कम से कम भारतीय लोगों से तो परामर्श करते। भारत में ऐसा नहीं था कि राजनीतिक हस्तियों की कमी थी, राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग नहीं थे। कई दिग्गज नेता थे हमारे, महात्मा गांधी स्वयं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बाबा साहेब अम्बेडकर। तो किसी से कोई विचार विमर्श नहीं। तो आपने क्या सोचा, कहा कि नहीं नहीं ये तो कोई जनता के द्वारा चुने हुए लोग तो नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कम से कम प्रांतों में तो जनता के चुने हुई सरकारें हमारे थी, उसके साथ तो एक बैठक बुला लेते, उससे तो परामर्श करते, उसकी बात को, उसकी भावना को सुनने समझने का काम तो करते। लेकिन भारतीयों के साथ इस पर कोई चर्चा नहीं। आपने क्या किया, एक तरफा भारत को युद्ध में ढकेल दिया। अब हो गया क्या, भारतीय युवाओं की जान जाएगी, भारतीय संपदा का लॉस होगा, भारत पर संकट आएंगे। भाई ऐसा हम क्यों करें, आपके हितों के लिए भारत क्यों करे। कांग्रेस ने तय कर लिया, भाई हम तो इसका विरोध करते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते थे। और विरोध स्वरूप अब करें क्या, इनके पास साधन क्या है, कहा कि नहीं नहीं हम क्या करेंगे, भारतीय प्रांतों में जो भी कांग्रेस की सरकारें हैं एक साथ त्याग पत्र दे देगी। और यही हुआ 1939 में, भारत के कांग्रेस शासित सभी प्रांतीय सरकारें एक साथ सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे देती है। अब त्याग पत्र दे दिए। अब जैसे ही कांग्रेस त्याग पत्र देती है तो कहते हैं ना कि बिल्ली के भाग से छीका टूटा रे। तो बिल्ली के भाग से अब मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इसको जश्न के रूप में मनाया। इसको कहा कि ये तो हमारे लिए मुक्ति दिवस है, कम से कम भारत के सभी प्रांत कांग्रेस के शासन से मुक्ति पा रहे हैं। पटाखे छोड़े गए, दिए जलाए गए, जश्न मनाए गए, मिठाइयां बांटी गई। भाई तुम भी भारतीय थे, हम भी भारतीय थे। आप भारत की दो अलग अलग पार्टियां हो सकते हैं, लेकिन एक के हानि से आप लाभ का महसूस जो करते हैं, आप उसको अपना लाभ मान लेते हैं। ऐसा क्यों, और नतीजा क्या था कि मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से क्या था कि ये जो बढ़ता हुआ सांप्रदायिक जो विचारों को जो जिस तरीके से मुस्लिम लीग आगे बढ़ा रही थी, यही आगे चलकर किसी न किसी रूप में भारत के विभाजन का भी कारण बना। तो ये घटना बहुत ही क्रिटिकल घटना है। 1937 में चुनाव होना, 1939 में इनका करना, इनके आपसी विवाद बढ़ना, तनाव बढ़ाना, मुस्लिम लीग के द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना, तो ये सारी घटनाएं भारत के भाग्य का एक तरह से निर्धारक तत्व भी कहें तो कहीं अतिशयोक्ति नहीं है। तो दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ, अपने तमाम जानने वाले लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।